और आज हम डिस्कस करेंगे preparation of carboxylic acids from acid chlorides and acid anhydrides. So let's have a discussion on the preparation of carboxylic acids from acid chlorides. So we'll be having the discussion on acid chlorides and acid anhydrides. Acid anhydrides. ठीक है, ये देख लीजिए, अगर हम एसिड क्लोराइड्स लेते हैं, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड, और अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे बाय यूजिंग वाटर, इफ आई यूज वाटर, अगर आप यहां पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स को लेते हैं, यानी वाटर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो याद रखें कि उस टाइम पे हम एसिड या बेस का यूज करेंगे सो एज टू कैटलाइज द रिएक्शन। तो हम या तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करेंगे या इन प्रेजेंस ऑफ बेस करेंगे। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है अगर वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी चार्ज्ड है यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तब जाके हमें जरूरत नहीं है कि वी विल बी यूजिंग एसिड और बेस। तो यहां पे हम वाटर का यूज करते हैं। तो वाटर के यूज के टाइम जो है हमारे पास या तो हम H पॉजिटिव यूज करेंगे या OH नेगेटिव यूज कर सकते हैं, जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। अब सिंपली देखिए क्या होता है, यहां पे एक सिंपल हाइड्रोलिसिस होती है यानी ब्रेकडाउन होगा, और आपको पता है कि ये इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। अब ये इस रूट के थ्रू ऑपरेट नहीं करता, ये टेट्राहीड्रल मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करता है, यानी SN2 टेट्राहीड्रल मैकेनिज्म इसका इंटरमीडिएट होगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू ऐसे दिखाता हूं कि अगर आपको एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आपको दिखाना है तो उस टाइम पे आपको पता है कि ये इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, और इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आप सिंपली ब्रेक ऐसे कर सकते हैं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, फिर इसका नेगेटिव पार्ट जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका नेगेटिव पार्ट यहां पे अटैक करेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके साथ कंबाइन होगा, तो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूं कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आप इसको ऐसे मत कंसिडर कीजिए कि इट ऑपरेट्स थ्रू कार्बोकेटाइन। ठीक है, होने को तो यहां पे बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, 8 मैकेनिज्म्स है इसमें, इस रिएक्शन में, जिससे हम इनके रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इस टाइम पे यहां पे सिंपल टेट्राहीड्रल मैकेनिज्म ऑपरेट करता है, SN2 टेट्राहीड्रल मैकेनिज्म, जिससे कि हम यहां पे टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद उसका ब्रेकिंग होता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो उसी शॉर्टकट को मैं ऐसे दिखाता हूं कि इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव पार्ट आप इसके साथ अटैच कीजिए और आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्लस आप कर सकते हो, you can use what we say, you can hear what we say, you are getting the product as HCl. Is it clear? तो HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है कि अगर आपके पास सॉल्वेंट वाटर है तो आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। अगर आपके पास बेस है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो यहां पे आप सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑब्टेन कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास दूसरा है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड्स। मान लीजिए आपके पास ये है RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड्स हमारे पास है। इनको आप सिंपली ऐड कीजिए वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ऑब्लिक OH नेगेटिव, ये दो ऐड कीजिए, और उसके बाद आप सिंपली इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और हाइड्रोलाइज करने के बाद फिर से टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, टेट्राहीड्रल SN2 टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू ये ऑपरेट करेगा। यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर बॉन्ड रिवर्सल के थ्रू ये जो है ये पार्ट जो है बाहर निकलेगा। तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, OH एक तो मिलेगा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और दूसरा अगर आप इस वाले पार्ट के साथ नेगेटिव पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट यूज करेंगे तो आपको इस टाइम पे आपको प्रोडक्ट जो है RC डबल बॉन्ड O, OH मिलेगा, यानी आपको 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे बाय यूजिंग वाटर तो या यहां पे आप ब्रेक कर सकते हो या यहां पे ब्रेक कर सकते हो।
इज इट क्लियर? तो यहां पे या यहां पे ब्रेक कर सकते हो और उस टाइम पे आप इसको वाटर से हाइड्रोलाइज करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन मेथड, बाय यूजिंग ग्रिग्नॉन्स रिएजेंट, बाय सिंपली hydrolysis of what we say as a gym halides, और उसके बाद we have another method that's called as from acid chlorides and acid anhydrides, and by means of that we have actually completed the preparation method of carboxylic acids. आप इसको उतार सकते हैं, then we will have the discussion on the next reactions of carboxylic acid. ठीक है, उतारिए इसको आप। हो गया, देख लीजिए जनाब। Let's have a discussion on the properties of carboxylic acids. Properties of carboxylic acids. देखिए, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें जो है आपको कि दिस इज एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, वो आपको पता है। तो लोन पेयर इन कंजुगेशन होगा, हाइब्रिड ड्रॉ आप करेंगे, फिर सारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स से और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको लेके आप सारी प्रॉपर्टीज इसको एक्सप्लेन कर सकते हो उसकी। तो वो चीज आपको पता है और पढ़ी भी है। देखिए, पहला सेट ऑफ रिएक्शंस हैं ब्रेकिंग ऑफ OH bond and release of H positive because they can act as acids. We will have the discussion on that. दूसरा है जिसमें OH bond break होता है, समझ आ रही? तीसरा है जिसमें ये सारा का सारा पार्ट इन्वॉल्व होता है, यानी C डबल बॉन्ड OOH। और चौथा है कि अगर अल्काइल पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास जो है फॉलोइंग सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखाता है, लेकिन आपको इसमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके बारे में अल्कोहल्स जो है वो पढ़ा है। ठीक है, तो पहला सेट है विच द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जो हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। मुझे बताइए एक चीज, एक सिंपल सी चीज है, अगर आप इसको कंजुगेट यहां से कर रहे हो, यहां से हो रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होने की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे और यहां से रिलीज हो सकता है H पॉजिटिव। अगर कोई चीज H पॉजिटिव रिलीज कर सकती है तो यहां पे उस एक सबस्टेंस को हम बोलते हैं एसिड। सो एसिड इज अ सबस्टेंस व्हिच कैन रिलीज H पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला हम ये सेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद यहां पे देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड है इसके साथ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस इज द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH bond and releasing H positive. That means they are acting as acids. They are acting as acids. So reactions of carboxylic acids acting as acids. Let's have the discussion first on them. Let's discuss them. So carboxylic acids acting as acids. See. So I will have acidic character of carboxylic acids. Acidic character of carboxylic acids, ये देख लीजिए। और ये हमारे पास बेस भी बनेगा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, यानी जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है OH बॉन्ड। तो यहां पे देख लीजिए, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, यहां से ट्रांसफरेंस ऑफ प्रोटॉन होगा, H पॉजिटिव होगा टुवर्ड्स वाटर, और उसकी वजह से आपको RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा और प्लस H3O पॉजिटिव बनेगा।
लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, दैट इज सिंपली दैट इक्वल्स टू RC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव multiplied by H3O positive multiplied by the concentration of reactants, active concentration of reactants, and multiplied by water. तो अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम सिंपली K, and we will have K equals to concentration of RCOO negative multiplied by the concentration of H3O positive multiplied by RC डबल बॉन्ड OOH। आप मुझे बताइए एक चीज, जो हमारा Ka है, यानी जिसको हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये देखिए, ये डायरेक्टली मेजर करता है कि ये जो हमारे पास कंजुगेट बेस है, जो कंजुगेट बेस जितना इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी जितना हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस ज्यादा होगा, उतना इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा उतना हमारे पास जो है, जो हमारा दूसरा पैरामीटर है, दैट्स कॉल्ड एज pKa, विच इज माइनस लॉग ऑफ Ka। तो जितना हमारे पास ये ज्यादा, उतना हमारे पास ये ज्यादा, जितना हमारे पास ये ज्यादा, उतना हमारे पास ये कम। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि हम एसिड का जो कंपैरिजन है, जो एसिडिक कैरेक्टर है, दैट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ पीके वैल्यूज। तो जिसका एसिड जो हमारे पास पीके वैल्यू है, जिसका कम होगा, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो पहली बात ये हमारे पास ये है कि पहली बात अगर आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है, अगर आप वो इंक्रीज करना चाहोगे तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस को इंक्रीज करना है। इफ बाय मींस ऑफ एनीथिंग you can increase the concentration of conjugate base, or you can increase the concentration of conjugate base, ठीक है, by means of that you can actually increase the acidic character, because that increase the K, and thereby the value of the pKa जो है that gets decreased, and any acid which has lesser pK value is more stronger acid। अब मुझे बताइए एक चीज, हम इस कार्बोक्सिलेट आयन को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है? What are the factors by means of which this carboxylate ion is actually stabilized? Now, what are the factors by means of which this carboxylate ion is stabilized? Let's try to understand them. कि इसको कौन कौन सा फैक्टर जो है वो स्टेबलाइज कर सकता है। Let's find out. See, देख लीजिए, ये देख लीजिए, अगर हम इस आयन की बात करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन की बात करेंगे, तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। पहली बात अगर आप देखोगे, यहां पे डीलोकलाइजेशन होगी, और डीलोकलाइजेशन होने के बाद जो है ये यहां पे शिफ्ट करेगा, ये यहां पे शिफ्ट करेगा, तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और वो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। मैंने आपको ऑलरेडी रूल में रेजोनेंस में बताया है कि ऐसे सिस्टम्स जिनमें इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल इवन इफ द नंबर इज लेस। अगर नंबर कम भी होगा तब भी ये जो होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, यानी दे एड स्टेबिलिटी, इनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, यानी दे प्रोड्यूस मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हेंस दे आर स्टेबल। तो अगर हम कार्बन एसिड्स की बात करते हैं, तो कार्बन एसिड्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स। अगर हम मान लीजिए इसको फिनॉल के साथ कंपेयर करेंगे, तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में
हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फिनॉल. नाउ व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट? पहले लेट्स हैव द कंपैरिजन विथ व्हाट वी से एज द फिनॉल. इफ वी कंपेयर इट विद द फिनॉल एक्सेप्ट द पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड का पीके वैल्यू जो होता है वो काफी क्लोज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. तो अगर हम यहां पे देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, उस फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है दैट्स लेस एज कंपेयर टू दिस. द रीजन इज बिकॉज एक ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहां पे और यहां पे दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा. तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फिनॉल बिकॉज ऑफ द व्हाट वी से एज द मोर स्टेबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स which we are obtaining out of the resonance. अब दूसरी बात अगर हम यहां पे देखेंगे, देखिए अगर मैं इसका हाइब्रिड निकालूंगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. हाइब्रिड जो है नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा, ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आने के बाद जो है इस पे अगर आप मीन निकालेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमारे पास RC ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन है. तो इसको हम यहां पे ऐसे कर सकते हैं, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है. अब मुझे बताइए एक चीज, इस ग्रुप का चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप जो है वो किस किस से स्टेबलाइज हो सकता है, यानी इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किस किस फैक्टर से स्टेबलाइज हो सकता है. तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस जो हमारे पास है, स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली डिसाइडेड बाय -R. अगर किसी जगह होगा वो दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी. अगर हमारे पास -H होगा या -I होगा दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी. अगर हमारे पास +R होगा या +H होगा या +I होगा दैट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी. तो मसला यहां पे ये है कि जो ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जो ग्रुप्स उसको इलेक्ट्रॉन जो है विड्राइंग बनेंगे, उन ग्रुप सब ग्रुप से इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा और जितना डिस्पर्शन ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जितना डिस्पर्शन कम होगा यानी जितना इंटेंसिफिकेशन ज्यादा होगा उतना इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. तो इसका मतलब यह है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज डायरेक्टली इंक्रीज बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स व्हाइल एज इट इज डायरेक्टली डिक्रीज बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स व्हिच आर देयर. So let's have a comparison. If we try to compare the different acids in terms of the plus I effect or minus I effect, let's have the comparison. अगर हम मान लीजिए ऐसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, if we have the comparison like this, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मान लीजिए हमारे पास ये है एक एसिड, ये हमारे पास एक एसिड और दूसरा एसिड हमारे पास ये है, दोनों में से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हमारे पास क्या A होगा या B होगा या C होगा? हमारे पास एक और मैं लेता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. अब यहां पे देखिए कहां पे आपको कंपैरिजन करना है और किस फैक्टर से एक्सप्लेन हो जाए. पहली बात मुझे बताइए, सब कार्बोक्सिलेट आयंस बनाएंगे. अगर हमारा पास A है वो भी कार्बोक्सिलेट, B भी कार्बोक्सिलेट और C भी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा. लेकिन उसके बाद जब कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो हमारे पास ये A कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, ये दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन हो गया और ये तीसरा कार्बोक्सिलेट आयन हो गया. तो इस केस में हमारे पास जो है ये हमारे पास 3 कार्बोक्सिलेट आयन्स हैं. सब में हमारे पास कंजुगेशन है, कार्बोक्सिलेट आयन में सब में कंजुगेशन. लेकिन कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड इसकी स्टेबिलिटी करेगा? तो ये हमारे पास जो है यहां पे आपको डिफरेंस नजर आ रही है, ये देख लीजिए. अगर हम यहां पे देखेंगे तो I वैल्यू इक्वल्स टू 0, अगर हम यहां पे देखेंगे I इक्वल्स टू +1, अगर हम यहां पे देखेंगे I इक्वल्स टू मोर +1, सो आई विल हैव मोर +1. मुझे बताइए एक चीज, अगर +1 ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. डोनेटिंग एबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इनफैक्ट ये भी देता है, इसका +I इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और अगर ये भी देगा तो उससे इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होगा और उसकी वजह से ये जो है इस पे चार्ज बढ़ेगा. चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेने की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, उससे K वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा, PK वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा. लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे कंजुगेशन होगी, लेकिन I इफेक्ट जो है
आई जो है हमारे पास, जो है आई जो हमारे पास, एच जो हमारे पास है, इसका ना तो डोनेटिंग एबिलिटी है ना विड्राइंग एबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि ये इसको इंटेंसिफाई या डिक्रीज नहीं करेगा, और उसकी वजह से अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल जो है, इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, अगर हम जनरल एसिड्स की बात करेंगे तो यहां पे इनके केस में सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड होगा, उसके बाद हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड होगा। यानी इसका मतलब यह है जितना अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास प्राइमरली इस कार्बन पे आप इंक्रीज करेंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? तो जितना आपका डोनेटिंग एबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन में ज्यादा हो जाएगा उतना उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, बिकॉज डोनेटिंग एबिलिटी का मतलब है यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज, यू आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ability, and with the result what will happen is that it will accept more and more proton, and with the result equilibrium will be shifted in the backward direction. So this is how we explain actually the stability of carboxylate ion. So we say that stability is directly proportional to minus I and it's inversely related to plus I. Let's try to find out what is meant by stability is directly proportional to minus I. Let's try to find out. See, अगर मान लीजिए हमारे पास, तो यहां पे एसिडिक कैरेक्टर A will be greater than, B will be greater than, C will be greater than, no, nothing. ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा हमारे पास है CH2 FC डबल बॉन्ड OH, तीसरा हमारे पास है CH2 Cl C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं इनका एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस। अगर मैं यहां पे देखूंगा, इनका कंजुगेट बेस बनाइए, कंजुगेट बेस इसका ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, ठीक है। दूसरे का कंजुगेट बेस होगा CH2F C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव। तीसरे का कंजुगेट बेस CH2 Cl C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, ये हमारे पास है। अब अगर हम यहां पे कंपेयर करेंगे कि हमारे पास A, B और C में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, किसका कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, तो कैसे आप देखेंगे? देखिए यहां पे आपको कंपैरिजन करना है। अगर आप यहां पे लिखेंगे CH2H, ये भी तो वही हो गया, यहां पे F है, यहां पे Cl है। मुझे बताइए एक चीज, F का माइनस आई इफेक्ट, Cl का माइनस आई इफेक्ट है, I का आई इफेक्ट जीरो है, दैट मींस नीदर इट डोनेट्स नॉर इट विड्रॉस। अब अगर F जो है, F का देखिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट करेगा इन दिस डायरेक्शन, मुझे बताइए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। एक तो रेजोनेंस तो होती है, रेजोनेंस होने के साथ साथ दूसरी बात यहां पे यह है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उससे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना नेगेटिव चार्ज कंजुगेट ज्यादा करेगा। एक तो वो है, दूसरा अगर आप डायरेक्शन देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, दैट शिफ्टिंग फ्रॉम दिस, that means it is actually dispersing the negative charge present on C double bond OO negative, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितना डिस्पर्सन ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। बाय द डिस्पर्शन यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी ऑफ द एनाइन, तो उससे एंट्रोपी फैक्टर भी इंक्रीज होता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ज्यादा जो है स्टेबिलिटी फ्लोरीन के केस में होगी, और उसके बाद यहां क्लोरीन के केस में होगी, और उसके बाद हाइड्रोजन की। यानी जो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द माइनस आई इफेक्ट दैट ऑपरेट्स इनसाइड दैट। जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, जितना विड्राइंग ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। और समझ आ रही है बात? यानी इसका मतलब यह है कि आपके टेक्स्ट ने जो माइनस आई इफेक्ट यानी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी जो एनाइंस की दी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, अगर हमारे पास CF3 किसी जगह होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी जगह NO2 होगा, उसके बाद CN, उसके बाद F, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I, उसके बाद फिनाइल, यानी फिनाइल का भी माइनस आई इफेक्ट।
वो समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि जितना विड्राइंग ज्यादा उतना डिस्पर्शन ज्यादा, उतना कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा, उतना के ज्यादा, उतना पी के वैल्यू कम, एंड बाय मींस ऑफ दैट यू कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। आपने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी है जब मैं आपको पढ़ाता था कि व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनाइंस ऑन व्हाट फैक्टर्स इट विल डिपेंड अपॉन। तो ये सारा का सारा केस जो है दैट बिलोंग्स टू व्हाट वी से एज अ resonance. So that means stability of carboxylate ion directly proportional to the electron withdrawing group, while as it's inversely related with the electron donating group. And the electron withdrawing ability for the different groups as per your text is given as CF3 greater than NO2 greater than CN greater than F greater than Cl greater than Br greater than I greater than phenyl. Is it clear? So let's have a discussion, another discussion. अब हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ये देख लीजिए। अगर मेरे पास ये है, हमारे पास लेट अस सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब अगर मैं ऐसा करता हूं CH2F या Cl C डबल बॉन्ड OOH हमारे पास है, मैं एक और H को रिप्लेस करता हूं, ये हमारे पास है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे, ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है। अब अगर हम यहां पे करेंगे तो यहां पे हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन ये बनेगा, यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, Cl CH2 Cl C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे इसके केस में, अगर मैं आपको एसिडिक कैरेक्टर बताऊंगा, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब इनके केस में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन होगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ये देख लीजिए, सबके केस में रेजोनेंस होती है, और अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे 3 हाइड्रोजन है कार्बन को अटैच्ड, और हाइड्रोजन का आपको पता है कि देयर इज नो प्लस साइड, देयर इज नो माइनस साइड, ठीक है, इट्स टेकन एज अ रेफरेंस। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, इसका भी माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है, इसका माइनस आई है, और इसका अगर आप देखेंगे माइनस आई और यहां पे 0 है, ठीक है, वो 0 यहां पे भी है, यानी I इक्वल टू 0 यहां पे है। तो जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उतना विड्राइंग ज्यादा, जितना विड्राइंग ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। दो क्लोरीन्स का जो हमारे पास यहां पे माइनस आई इफेक्ट होगा, दैट विल बी यहां इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, 2 टाइम्स होगा। समझ आ रही बात? यहां पे 2 टाइम्स होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट गेट्स एडिड, और जितना एडिड ज्यादा होगा, जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट करेगा, उतना डिस्पर्शन ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम हाइड्रोजन को कंटिन्यूअसली रिप्लेस करेंगे बाय मींस ऑफ द ग्रुप्स व्हिच शो माइनस आई इफेक्ट, द माइनस आई इफेक्ट विल एक्चुअली डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज एंड देयरबाय इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है। और भी आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, इट्स इन एडिटिव इन नेचर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्राइंग ग्रुप्स हैं, वो सब चीज़ें जो है अपनी टेक्स्ट पे देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है, कौन से ग्रुप्स कहाँ पे शेप होते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कंसाइजली और प्रिसाइजली थोड़ा बोर्ड के ओरिएंटेड जो है उसको मैं देखना चाहता हूँ। अदरवाइज बिलीव मी, I can discuss this topic nearly for the 7 days continuously. Is it clear? So लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बोर्ड के लिए कंसंट्रेट, अभी हमारा जो मेन फोकस है वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें सोचेंगे। तो फिलहाल ये है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच विल बी डिस्कस्ड, एंड देन आफ्टर द प्रॉपर्टीज, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Stay blessed.
Now this section is about the acidic character of aromatic compounds. तो आज हम डिस्कस करेंगे acidic character of aromatic compounds, aromatic carboxylic acids. So we will have a discussion on acidic character of aromatic कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इनका एसिडिक कैरेक्टर हमें आज देखना है. ठीक है, लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो आज हम इस चीज को डिस्कस करने जाएंगे. ये देख लीजिए, पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एरोमेटिक टाइप, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं. बेंजोइक एसिड हमारे पास. अब बेंजोइक एसिड में अगर हम देखेंगे, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और उसके बाद यहां पे फिनाइल रिंग, एंड प्लस वी हैव H3O पॉजिटिव. दैट्स व्हाट. अब इस चीज को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यहां पे क्या होगा. देखिए, अगर आप इसको देखोगे, यहां पे हमारे पास एक तो ये कंजुगेशन, एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला कंजुगेशन है जो कि इक्वलेंट है, और दूसरा कंजुगेशन ऐसे भी हो सकता है, पाई पाई कंजुगेशन. सेकेंड कंजुगेशन इज पाई पाई कंजुगेशन. समझ में आ रही बात. तो पाई पाई कंजुगेशन में अगर हम इसको देखेंगे, जितना ये कंजुगेट ज्यादा करेगा, ठीक है, जितना ये कंजुगेट ज्यादा, अगर यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए आप, यहां पे अगर हम इसको देखेंगे, अगर ये वाला कंजुगेशन ज्यादा हुआ, यानी पाई पाई कंजुगेशन ज्यादा हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये वाला कंजुगेशन डिक्रीज करेगा. समझ आ रही बात. और यहां पे अगर हम देखेंगे, ये जो है, इसमें ये वाला कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, यानी जहां पे इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, वो वाला कंजुगेशन जो है ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि दोनों केसों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो इसका मतलब यह है कि बेंजोइक एसिड एसिडिक है और एल्फैटिक, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड को छोड़ के अगर हमारे पास एल्फैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उनसे इसका स्ट्रॉन्गर एसिडिक कैरेक्टर होता है. अब अगर हम इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी अगर हम मान लीजिए ऐसे इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये देख लीजिए. अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है, इसको CH3 यहां पे है, इस पोजीशन पे, ऑर्थो पे. तीसरा हमारे पास ये है, और चौथा हमारे पास ये है. मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और D है. एक सिंपल सी चीज है, याद रखिए आप, अगर आप एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो याद रखिए कि आर्थो वाला सबसे पहले लिखिए. देयर इज एन इफेक्ट दैट्स कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट. अब आर्थो इफेक्ट में एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं और दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस होता है. आर्थो आइसोमर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, चाहे इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर,
मेरी बात समझिए, अगर आपके पास ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्थो एरोमेटिक कार्बो यानी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, उसके नेचर के इररिस्पेक्टिव, उसको छोड़ के नेचर उसका, आपको उस वक्त उसका नेचर नहीं देखना है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उस टाइम पे ऑर्थो विल बी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट्स कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। तो पहले अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बी होगा, एंड दिस ऑर्थो इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। So ortho substituted carboxylic acids are stronger acids as compared to benzoic acid irrespective of the nature, and such an effect is called as ortho effect, which is created because of the steric hindrance and electronic effects. समझ आ रही है बात? अब उसके बाद अगर आप दूसरा देखोगे, अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ सॉरी, यहां पे CH3, नाउ यू विल हैव द कंपैरिजन, ठीक है। अब अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले बी है। अब बी के बाद आप यहां पे कौन आ सकता है? देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है, यानी इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, तो इसका मतलब है इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है बी के बाद ए होगा। अब इन दो में अगर आपको कंपेयर करना है, डी और सी में, ये याद रखें, यहां से CH3 जब पैरा पे होता है या ऑर्थो पे होता है तो इसका डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होता है बाय मींस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, और अगर इसका डोनेटिंग एबिलिटी ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा है, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव, बिकॉज कंजुगेट बेस जब बनेगी उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज में जितना डोनेशन ज्यादा होगा उतना यहां पे एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला ग्रुप CH3 ग्रुप अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, इसका डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होता है, ऊपर से कंजुगेट बेस को नेगेटिव चार्ज है, उसे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई करेगा, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई करने की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप जो है, वो ऑर्थो एंड पैरा पे अगर होगा तो उसमें डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि ऑर्थो आइसोमर को पहले हम निकालते हैं क्योंकि देयर इज एन इफेक्ट कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट के बाद हम फिर कंपैरिजन करते हैं कि इसमें कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, चाहे इसमें हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है या इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे डी जो है लास्ट पे होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, उससे पहले यहां पे सी आएगा और उसके लास्ट में यहां पे डी आएगा। तो पहली बात यहां पे ऑर्थो आइसोमर है, जो कि किसी भी ऑर्थो आइसोमर का नेचर कैसा भी हो, ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। उसके बाद अगर डोनेटिंग ग्रुप्स है, डोनेटिंग ग्रुप्स में एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और उसके बाद हमें बेंजोइक एसिड सिंपल आएगा। उसके बाद डोनेटिंग ग्रुप में पैरा पे ज्यादा डोनेटिंग एबिलिटी होती है, उसकी वजह से जो हमारे पास बेस होती है, यानी कंजुगेट बेस होती है, उसका बेसिक कैरेक्टर जो होता है यानी एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और वो सबसे ज्यादा पैरा पे होता है। और उसके बाद सबसे लीस्ट, क्योंकि यहां पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा मेटा पे, तो इस वक्त सबसे लीस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन होगी वो मेटा पे होगी। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो, उसके बाद सिंपल बेंजोइक एसिड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेटा पे होगा, और उसके सबसे कम में किस पे, पैरा पे होगा, क्योंकि पैरा में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सबसे पहले ऑर्थो, उसके बाद सिंपल बेंजोइक एसिड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड देन इट्स मेटा, एंड देन फॉलोड बाय इट्स पैरा। दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वी विल हैव सर्टेन मोर एग्जांपल्स टू शेयर विद यू। आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, we will have the next example. See the next example. अगर मान लीजिए आपके पास ये है,
देख लीजिए, इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी पोजीशन पे है तो एसिडिक कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, यानी इनमें से किसी का ज्यादा होगा, सबसे लीस्ट ये बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। अब इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ऑर्थो आइसोमर का विदाउट नेचर, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो सबसे पहले आप इसको उठाएंगे, देयर इज A, B, C एंड D, सबसे पहले आप A को उठाएंगे बिकॉज ऑर्थो आइसोमर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थो इफेक्ट, सबसे ज्यादा इसी का होगा। तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। उसके बाद अगर आप कंपेयर करेंगे इस और इसमें, तो NO2 का विड्रॉइंग इफेक्ट यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यानी डायरेक्टली यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब आप कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाओगे। तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पे आता है तो इसका मतलब सीधी सी बात है इस पे विड्रॉइंग इफेक्ट नीचे की ओर रहेगा, विड्रॉइंग इफेक्ट है तो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा, तो इसका मतलब है नेक्स्ट विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा पैरा पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है A इज ग्रेटर देन B। उसके बाद अगर इसका देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट से वीकर है तो ये आएगा, दैट्स मेटा वाला यानी B, और लास्ट में इट विल बी व्हाट वी से एज अ D, दिस विल बी द ऑर्डर फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। इज इट क्लियर? दिस विल बी द ऑर्डर फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहले ऑर्थो, उसके बाद इन दो में कंपेयर करना है पैरा वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या डोनेशन इफेक्ट ज्यादा होता है किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ओब्लिक ऑर्थो पे, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ऑलरेडी हमने देखा। उसके बाद मेटा पे माइनस आई इफेक्ट होगा तो उससे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, एंड द लास्ट विल बी व्हाट वी से एज बेंजोइक एसिड बिकॉज इट्स नॉट कंटेनिंग एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप। इज इट क्लियर? बाकी अगर कुछ एग्जाम्पल्स है वो आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, पहले ऑर्थो आइसोमर उठाइए, उसके बाद डोनेटिंग और विड्रॉइंग एबिलिटी को कंपेयर करके आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स जो है मॉलिक्यूल को वो आप एनालाइज कर सकते हैं। नाउ वी विल बी टेकिंग द रिएक्शंस, तो लेट्स हैव द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो वी विल हैव द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। आप इसको उतार सकते हो, यहाँ पे COH है और यहाँ पे भी COH है, उतारिए। So in carboxylic acid there is an ortho effect which operates, in which the ortho isomer is having more acidic character in comparison with the others, irrespective of the donating ability or withdrawing ability. इसको उतारिए। हो गया? Let's have a discussion on the properties. Properties of carboxylic acids. पहली प्रॉपर्टी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। सो फर्स्ट विल बी ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द रिएजेंट्स विच ब्रेक OH बॉन्ड। और अगर OH बॉन्ड पे रिएक्शन होती है तो इसका मतलब यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज बिहेविंग, इट्स एक्टिंग एज एन एसिड, एंड अगर OH पे रिएक्शन होती है इट मींस दैट इट्स एक्टिंग एज एन एसिड एंड रिलीजिंग H पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अगर मान लीजिए आप इसको रिएक्ट करा रहे हो, रिएक्शन विद सोडियम, ये देख लीजिए, बताइए क्या होगा अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या हो जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, एंड दैट टू इट्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, और ये एसिडिक भी है, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे देख लीजिए, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देगा
यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो है H पॉजिटिव का ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। आपको सिंपल प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 गैस। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट्स दिस प्रॉपर्टी? यू कैन राइट इट एज, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर हमें लिखाइए, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आपको सजेस्ट किया कि देखिए जब आप ये लेक्चर देख रहे होगे उस टाइम आप टेक्स्ट आगे रख सकते हो, टेक्स्ट को आगे रखिए, आपको मतलब वहां से खुद ब खुद समझ आ रहा है कि आएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको लिखा भी सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इस स्टेज में 12th में मतलब यू हैव टू जस्ट मेक इन इंग्लिश व्हाट यू आर स्टडीइंग, उसका आपको अंग्रेजी करना है, तो अंग्रेजी आई थिंक दैट यू शुड बी एबल टू डू दिस, ठीक है। अब मान 12 साल आपको जनाब हो गए ऐसा करते करते, तो आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो मान इसमें मेरी कहाँ से खता हो गई, ठीक है। लेकिन तब भी आई विल हेल्प यू आउट, आई नो दैट। देख लीजिए जनाब, ठीक है, ये देख लीजिए, एक सिंपल सी चीज है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। देखिए आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम में जाएंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट सी बात है, वहां पे जब आपको एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा तो पहली रिएक्शन यही लिख लीजिए, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप किसी एसिड पे एक्टिव मेटल को डालोगे, वहां से अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है तो इट मींस इट हैज एसिडिक कैरेक्टर, देन यू कैन डिस्क्राइब द एसिडिक कैरेक्टर। भाई जी ऐसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उससे क्या क्या असर पड़ सकता है, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। और वहां पे थोड़ा मान अंग्रेजी भी यूज कीजिए। तो यहां पे मसला ये है, ये जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, तो यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए ये यूज करेंगे, ठीक है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन किसके साथ कंबाइन है? जाहिर सी बात है, ये एसिड है, ये बेस है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे सीधे Na पॉजिटिव इसके साथ जाएगा, H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस वाटर, ये बनेगा आपको वाटर। समझ आ रही है बात? तो इन दोनों केसों में साल्ट ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन ये एसिड बेस रिएक्शन है, यहां से लिबरेशन हाइड्रोजन का होता है। इसका मतलब यह है कि सबस्टेंस इज एसिडिक। अगर आप एक्टिव मेटल किसी भी सबस्टेंस पे डालोगे, वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, दैट मींस इट डज हैव एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एंड इफ एन सबस्टेंस इज हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इट मींस इट्स एन एसिडिक सबस्टेंस। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद सोडियम। अनदर रिएक्शन इज, ये दी गई है आपके टेक्स्ट पे दी गई, तो व्हेन इट कंबाइंस विद NaOH, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंबाइनिंग विद NaOH, it results in the formation of, there is a simple acid base reaction resulting in the formation of salt and water। यही आपको लिखना है वहां पे। इसी तरह अगर आपके पास मान लीजिए ये है RC डबल बॉन्ड OH, मैंने ऑलरेडी ये चीज पढ़ाई है, ये उसके बाद में आता हूं, पहले मैं ये करूंगा। अगर आपके पास NaHCO3 है, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास, यानी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, गर्भ में बाइकार्बोनेट होता है, आपने उसमें डाल दिया, तो क्या हो सकता है? हमेशा याद रखिए एसिड्स जो होते हैं ना, एसिड्स जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स है, इनसे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दिस कार्बोनिक एसिड। तो अब अगर इसका आप साल्ट लेते हो, याद रखें, अगर आप किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पे एसिड डालोगे, इट डिकम्पोज विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो एसिड्स decompose bicarbonates and carbonates with the liberation of carbon dioxide and water। और इसमें यहां से H पॉजिटिव, क्योंकि यहां से फिर से साल्ट बनेगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो वाटर बनाएगा, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट आउट होगा, तो फिर से साल्ट बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हमारे पास
CO2 बनेगा, पहले ही बना के रखे, प्लस वाटर बनेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो। देखिए 2 हाइड्रोजन और इसमें से 1 ऑक्सीजन निकालिए, बन गया वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड साल्ट। सो इन ऑल द केस यू आर गेटिंग साल्ट। देखिए यहां पे भी साल्ट आपको ऑब्टेन हो गया, यहां पे भी साल्ट आपको ऑब्टेन हो गया, और यहां पे भी। तो इसका मतलब यह है कि जब भी OH बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ब्रेक होगा तो इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट एंड यू आर गेटिंग जनरली साल्ट। ठीक है, इसमें से आपको साल्ट मिलता है। तो सब केस में आपको एक तो साल्ट मिलेगा, किसी जगह पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, किसी जगह पे वाटर, और किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। लेकिन हाँ, अगर आपने यहाँ पे ऐसा किया Na2CO3 डाला, यानी आपने कार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट आपने डाला, ठीक है, उस टाइम पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा और साल्ट बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है उस टाइम अगर मान लीजिए हाँ, और हाइड्रोजन जो है दैट विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, बिकॉज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज on reacting with acids with the liberation of carbon dioxide and water. So in all the examples what we are getting is this bond breaks. So in all the cases it acts as an acid and hence decomposing the different substance into either hydrogen or carbon dioxide. Another reaction of breaking of OH bond is that अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है और अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे RMgX के साथ, आपको ऑलरेडी पता है, ये मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, दिस हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहां पे देख लीजिए नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होते हैं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, तो ये एकदम से यहां से निकालेंगे H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होकर यहां से फिर से साल्ट बनेगा, आपको मिलेगा प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgX पॉजिटिव एंड प्लस हमें RH मिलेगा, we'll get alkane as a product. So these are the reactions in which breaking of OH bond occurs. It is sodium, then it's carbonates or bicarbonates, then it's with NaOH, and then it's with Grignard's reagent. In सब के साथ breaking of OH bond occurs and H positive is released. Let's have another set of reactions in which breaking of we were discussing breaking of OH bond. Now we will be discussing breaking of CO bond in case of carboxylic acids. So the reactions involving breaking of CO bond. ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं, then we will have the discussion on the other part. ठीक है, ये देख लीजिए, we have another set of reactions involving breaking of CO bond in case of carboxylic acids, CO bond. पहली रिएक्शन में अगर आपके साथ डिस्कस करूंगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब यहां पे आप एसिड यूज कीजिए, H2SO4 यूज कीजिए, एसिड आप यूज कर सकते हैं। तो जब ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अगर ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो एस्टरिफिकेशन होती है, और एस्टरिफिकेशन में आपको पता है यहां से OH और यहां से इसका H, क्योंकि यहां पे अल्कोहल एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड व्हेनेवर अल्कोहल एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल इट्स H बॉन्ड ब्रेक्स, OH बॉन्ड ब्रेक्स एंड यहां से CO बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन होके यहां से एस्टर प्रोड्यूस होता है, यानी आपको RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O मिलेगा, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन द अटैक ऑकर्स एट दिस प्लेस एंड विद द रिजल्ट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज एस्टर। वी हैव डिस्कस्ड दिस रिएक्शन ऑलरेडी इन द चैप्टर ऑफ अल्कोहल्स, आपको याद होगा, ठीक है, वो आएगी वहां पे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में। आप अल्कोहल्स के चैप्टर में देखिए एस्टरिफिकेशन कंप्लीटली फुल डिटेल में डिस्कस की गई है, मैंने इसका मैकेनिज्म बाकी चीज सारी चीजें डिस्कस की।
नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव लाइक दिस, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड रिएक्शन. अनदर रिएक्शन इज दिस. अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH है, अगर हम इसको PCl5 डालेंगे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया है. तो आपको पता है कि PO बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग. मैंने वहां पे टेक्निक भी आपको दी है. तो ये इस बॉन्ड को अटैक करता है. सिंपल सी बात है. फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यहां से 2 क्लोरीन रिलीज होते हैं, एक C के साथ कंबाइन होता है, दूसरा H के साथ कंबाइन होता है. तो आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 एंड प्लस HCl. तो ये देखिए यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग जो हो गया, दिस इज द CO बॉन्ड दैट्स ब्रोकन. एंड इफ यू यूज PCl5 ओब्लिक, अगर आप PCl3 भी यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पे भी ऐसी ही रिएक्शन होगी जो ऑलरेडी आपने डिस्कस किया. इस बॉन्ड पे अटैक होगा, जैसे अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि हियर OH बॉन्ड ऑफ द as if the alcohols have been utilized for this, so you get the same product. Only OH के जगह जो है यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे PCl3 यूज करेंगे तो यहाँ पे Cl आएगा. That's the product. So acid chlorides are liberated in this case, and what we say as CO bond breaks. Another reaction we have already discussed is, ये देख लीजिए, तो ये है PCl और PCl3 के साथ reactions of carboxylic acids. You can write carboxylic acids react with PCl3 or PCl5 to give acid chlorides as products by the substitution method. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है और अगर आप इसको SOCl2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ये भी आपने पढ़ा है. यहां पे भी SO बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, 2 क्लोरीन्स रिएक्ट करेंगे, यहां से 2 क्लोरीन लिबरेट आउट हो जाएंगे, एक इसके साथ कंबाइन होगा, दूसरा H के साथ, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2 जो कि गैस है, प्लस HCl जो कि गैस है, दोनों जो है वो लिबरेट आउट हो जाएंगे और आपको प्योर एसिड क्लोराइड्स विल बी ऑब्टेन. इज इट क्लियर? एंड दिस आल्सो कंप्लीट्स द रिएक्शंस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ व्हाट बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड एज CO बॉन्ड. ठीक है, अब 3-4 रिएक्शंस और हैं और उसी के साथ हम उठाएंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. दैट विल बी द लास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. Then we will have 2-3 lectures for the biomolecules as well. Is it clear? So this is how the reaction occurs. So there is a simple breaking of. तो अब हमने ये सीखा कि अगर हम सोडियम डालेंगे OH बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर हम NaOH डालेंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालेंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर हम अल्कोहल यूज़ करेंगे तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर हम PCl5 यूज़ करेंगे तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर आप PCl3 यूज़ करेंगे तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर आप SOCl2 यूज़ करेंगे तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है. और सब के केस में, ऊपर वाले केस में अगर आप PCl3 PCl5 यूज़ करेंगे तो आपको एसिड क्लोराइड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. लेटर केस में आपको एस्टर मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. नाउ वी हैव 2-3 रिएक्शंस व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक.